तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग अगर एग्ज़ाम दे के आए तो मैच करते चलिएगा, और अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से नोट करते चलिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रोफेसर या फिर जो भी आदमी इस पेपर को सेट किया है, मुझे लगता है हड़िया पी के या भांग पी के बनाया होगा। ससुरा क्या क्या है मालूम है? 70 क्वेश्चन जो है पूरा इंटरनेशनल रिलेशन से डाल दिया है, और 30 क्वेश्चन ये अच्छे दिए हैं। ठीक है, तो पक्का भांग पी के आया होगा, हड़िया उड़िया पी के आया होगा और ये बनाया है पेपर। मतलब ऐसा जुल्म किया है ना क्या बताएं। चलिए जो भी है, पहला हमारा SDG का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा पूछा गया है कि UNAI चार्टर्ड का जो 1 है, इसमें क्या रखा गया है। ठीक है, 17 गोल हैं, इसमें से पहला गोल क्या रखा गया है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला गोल क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी को दूर करना, यानी कि पॉवर्टी, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें पूछा गया है कि इसका चौथा लक्ष्य क्या है। ठीक है, SDG का चौथा लक्ष्य क्या है? मैंने बताया 17 लक्ष्य हैं, जिसमें से चौथा लक्ष्य जो है अशिक्षा को दूर करना है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिर पूछा गया है कि SDG में कितने गोल हैं, तो मैंने बताया 17 गोल है आपके। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिर हमारा पूछा गया है कि भूमंडलीय नागरिकता का अर्थ क्या है। भूमंडलीय नागरिकता का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, भूमंडलीय नागरिक का अर्थ होता है कि दुनिया को समझना, जानना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 5 का। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि GCED का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए GCD का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा ग्लोबल सिटीजनशिप फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि भूमंडलीय नागरिकता का लक्ष्य क्या है। ठीक है, भूमंडलीय नागरिकता का लक्ष्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सॉरी यार, सर्दी हो गया, लगता है आज बुखार आएगा। जल्दी से मेडिसिन खा लूँगा, एक पैरासीटामोल खाऊंगा और एक एंटीबायोटिक खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा यार। आपको भी अगर बुखार का एहसास हो तो एक मेडिसिन खाइए, पैरासीटामोल 500 mg का। ठीक है, और टैक्सिम ओ खा जाइए 200 mg का। आपका बुखार स्टार्टिंग पीरियड है तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा। इसमें पूछा गया है कि भूमंडलीय नागरिकता की अवधारणा क्या है। ठीक है, सॉरी, किसके द्वारा दी गई, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों UNO, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी 8 का। 9 नंबर देखिए। इसमें पूछा गया है कि SDG के प्रतिपादक कौन है, किसने दिया था SDG को, तो बस UNO ही राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर पूछा गया है कि कॉलेजों के कक्षाओं में भूमंडलीय नागरिकता का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि जलवायु परिवर्तन का सिलेबस और हमारा संसाधन का वितरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कक्षाओं के बाहर भूमंडलीय नागरिकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें पूछा गया है कि भूमंडलीय नागरिक शिक्षा जोर देता है। ठीक है, किस पे जोर देता है, तो दोस्तों समाहित संस्कृति पे यह जोर देता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए। इसमें पूछा गया है कि भूमंडलीय नागरिक शिक्षा छात्रों को प्रोत्साहित करता है, किसके लिए प्रोत्साहित करता है, तो इनमें से सभी के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। देखिए दोस्तों, नाटो जो है यह एक सैनिक संगठन है, और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि विश्व बैंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, की स्थापना किसके बाद हुई थी, तो ब्रिटेन वुड्स से एक सम्मेलन हुआ था, इसके बाद जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि ब्लू हेलमेट किसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए UN का जो शांति सेना है, इसी को ब्लू हेलमेट बोलते हैं। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स इंग्लिश में बोल सकते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि 100 रक्षार्थ उपबंध को नाटो ने किस घटना के बाद लागू किया। ठीक है, तो नाटो ने जो है कब लागू किया, यह विश्व व्यापार में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2001 में हमला कर दिया था तालिबान ने, तो उसके बाद से यह हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और यह अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर कि पर्यावरण मुद्दा पर प्रथम यूएन कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुआ। ठीक है, तो प्रथम यूएन जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, यह हुआ था हमारा 1972 में, 1972 में। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्थापना का उद्देश्य था क्या था। ठीक है, IMF का स्थापना क्यों किया गया था, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन। 20 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्रुवीय शक्ति से जर्मनी को बाहर करने के डैश बाध्य किया। ठीक है, तो किसने बाध्य किया था। अब 20 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, कासाब्लांका कॉन्फ्रेंस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेगवैली। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नाम दोस्तों एक संगठन था जब विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था उस टाइम पे। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, सॉरी, नॉन अलाइड मूवमेंट होता है, और हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष सम्मेलन। ठीक है, यानी कि हम किसी के साइड नहीं लेंगे। अगर दो आदमी लड़ रहा है तो आप बोलिएगा कि आप किसके साइड हैं, यार हम किसी के साइड में नहीं है। ठीक है, वो वाला बोलते हैं गुट निरपेक्ष। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना डैश के बाद हुई, तो किसके बाद हुई थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई है, और यह आपका क्रीमिया के युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संदर्भ में प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 में देखिए, इसमें पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष के प्रस्ताव को किसने दिया था। किसने बोला था कि ना मुझे अमेरिका के साइड में जाना है, ना मुझे रूस के साइड में जाना है, मुझे अलग रहना है दोनों से। ठीक है, तो यह था जवाहरलाल नेहरू पंडित जी, बिल्कुल सही फैसला लिए थे। ठीक है, ना अमेरिका के साइड में जाएंगे, ना रूस के साइड में जाएंगे। अगला है 26 नंबर, इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष गुट निरपेक्ष की स्थापना हुई। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष की जो स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, पूछा गया है कि नाम का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों नाम जो है, जैसे कि अभी हम लोग बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, और इसके संस्थापक देशों में भारत भी शामिल था। अगला हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निम्न में से किसके द्वारा बदला गया। ठीक है, तो देखिए WTO जो है यह बाद में नाम पड़ा 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले इसका नाम था गेट। क्या नाम था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है गेट का। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि GST लागू करने वाला विश्व का कौन सा सबसे पहला देश है। ठीक है, तो GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। हमारे भारत में 2017 में लागू हुआ है। अगला है GST का दोहरा प्रारूप किसने लागू किया, तो भारत ने लागू किया। इसमें दोहरा प्रारूप क्या है कि एगो राज्य GST लेगा, एगो सेंट्रल GST रहेगा, एगो बोलते हैं SGST और एगो बोलते हैं CGST। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 का नाम अधिवेशन हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ था 2019 का नाम अधिवेशन, तो यह अजरबैजान में हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन व्यापार संघ है। ठीक है, तो देखिए साप्टा, इप्टा, ओपेक, ये सभी जो है व्यापारिक संघ हैं, बहुत सारे देश मिलकर इसको बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि सुगमता व्यापार अनुक्रम सूची कौन तैयार करता है। इंग्लिश में पढ़िए, ज़्यादा बेटर लगेगा कि द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड या पब्लिश बाय विच ग्रुप। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, विश्व व्यापार समूह के द्वारा जो है यह तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है कि एशिया अफ्रीकी सम्मेलन, ठीक है,
बाडुंग बांडुंग सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था ये चीज़ पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है कि लड़के अधिकतर ताकतवर और लड़कियां संवेदनशील होती हैं, ऐसा कथन, ये जो कथन है, ऐसा कथन मजबूत करता है, किसको मजबूत करता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यह जो है एक तरह से क्या बोल सकते हैं, दार्शनिक वाला थॉट्स का क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि छात्रों में व्याप्त रूढ़िवाद को चुनौती देने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है कि रूढ़िवाद को बढ़ावा देने वाली पुस्तकों की उपलब्धता, रूढ़िवाद को मान्यता देने वाली उदाहरण की प्रस्तुति और व्यक्तिगत अंतरों के बारे में बहस को रोकना। ठीक है, तो रूढ़िवाद को चुनौती देने वाले आवश्यक हैं इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लैंगिक अंतरों के बीच सही कथन को चुनें। तो लैंगिक अंतरों के बीच सही कथन है जैविक, या फिर यह समाज की उपज है, यह गणक अवधारणा है। तो देखिए, जितना भी लैंगिक समानता या विसमानता है, यह समाज की देन है यार, समाज में ही लोग बोलता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है कि लैंगिक विविधता का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है हमसे, और इसका अर्थ है कि नर और मादा का अनुपात या जनसंख्या का समानुपात। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए एक्चुअल में, तो यहाँ पे हमारा ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी क्या सही आंसर देती है। लगभग 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे भी डाउट है, ठीक है, कि आंसर क्या होगा, और हर सेट में इस तरह से 5-6 रहते हैं। अगला हमारा लैंगिक संवेदना का विपरीत है। क्या है लैंगिक संवेदना का विपरीत। राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक विषमता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार दोस्तों आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, यह 2005 में लागू हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीआईएल का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट इंटरेस्ट और लिटिगेशन। ठीक है, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि निजी क्या बोल सकते हैं उसको, ब्याज इंटरेस्ट, निजी ब्याज लिटिगेशन मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। छोड़िए जो भी है, हिंदी उतना इसको नहीं करना है, क्योंकि इसका शुद्ध हिंदी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट है एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है। इसका दोस्तों होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना भारत में 1993 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस, ये नहीं होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि ब्रिक्स दोस्तों यह 5 देशों का एक समूह है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ब्रिक्स में कौन सा देश सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ब्राज़ील होना चाहिए, क्योंकि ब्राज़ील जो है डेवलप है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा WTO की सदस्यता चीन ने किस वर्ष ग्रहण की। तो देखिए दोस्तों, WTO में जो है चाइना 2001 में आया और भारत 1995 में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है WTO की 10वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था 10वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नैरोबी में हुआ था। नैरोबी केन्या की राजधानी है, नैरोबी केन्या एक देश है, कन्या नहीं केन्या। ठीक है, अगला है व्यापार अवरोध को दूर करने के लिए अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के बीच हुए समझौते का नाम क्या है। ठीक है, तो इनके बीच एक समझौता हुआ है नाफ्टा। क्या है नाफ्टा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांट, इसी तरह से कुछ है, नॉर्थ अमेरिकन फेडरेशन, इस तरह से कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, एसोसिएशन है लास्ट में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि WTO यानी कि विश्व व्यापार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार का जो मेन उद्देश्य था वह था वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, पर्यावरण को बचाना। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 47 का डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा गया है ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिप्स इसका फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए, ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इन लोग हिंदी देखते हैं, मतलब मेहनत नहीं किया है, एक
प्रोफेसर होने के नाते इनको मेहनत करना चाहिए कम से कम। ट्रांसलेट तो आप गूगल डायरेक्टली मत कीजिए यार, इसी तरह से ट्रांसलेट होता है हिंदी, बताइए तो। ट्रेड का व्यापार होगा, रिलेटेड का संबंधित हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल का मुझे मालूम नहीं, प्रॉपर्टीज राइट्स, ठीक है, तो अधिकार होता है, व्यापार के बारे में यह अधिकार देता है, ठीक है। चलिए जो भी है, क्या बोलिएगा, झारखंड में इसी तरह से चलता है, बोलते हैं कि हम इसी तरह से चलते हैं। इन लोग गवर्नमेंट जो है ना नहीं सुधरेगा और सबको चाहिए गवर्नमेंट सर्विस, और सही रूप से काम नहीं करता है। प्राइवेट सही रूप से काम करता है और वहाँ पे कोई ज्वाइन होने नहीं खोजता है। चलिए देखिए, मैं रेडी हूँ भाई, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मैं सब में काम करने के लिए रेडी हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है। यह बहुत पुराना वाला डाटा उठाया है इन्होंने, और पुराने के अकॉर्डिंग जो है रोबर्टो अजवेडो इनके थे महासचिव, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा WTO के कुल कितने मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश हैं। तो देखिए WTO के जो टोटल मेंबर कंट्री हैं 164 है, 164। अगला हमारा WTO कब बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, मैंने शुरू में ही बताया था 1995 में बना था, तभी भारत इसका सदस्य बन गया। मतलब यही कंडीशन था कि आप इसका नाम बदलिए तब जाके हम भारत इसमें ज्वाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स में एस का मतलब क्या होता है। देखिए ब्रिक्स का मैं फुल फॉर्म ही बता देता हूँ। बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया, ठीक है, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो एस से क्या है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे महात्मा गांधी पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, सॉरी कब हुआ था, ये पूछा है, ठीक है। तो 23 अगस्त 2023 में हुआ था, 23 अगस्त 2023, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो WTO के जब सदस्य स्थापना हो रहा था उनकी सदस्य संख्या थी 23। अब इन्होंने मालूम नहीं कहाँ से डाटा उठाया है। आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा, मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ क्वेश्चन है। देखिए ये एक जगह से जहाँ क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं तो एकदम दंदना के वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ना मैंने बोला कि हड़िया पी के इन लोगों ने बनाया है। मतलब एक ब्रिक्स से दे दो, एक ओपेक्स से दे दो भाई, एक UNO से दे दो, एक तुम WTO से दे दो, एक तुम WHO से दे दो, सब से क्वेश्चन दीजिएगा तब ना। ऐसा नहीं किया है इन्होंने, एक ही से सब क्वेश्चन, एक को किसी टॉपिक को उठाया 10 क्वेश्चन उसी से छाप दिया, एक को थोड़ा सा मेहनत नहीं किए हैं। मैं होता ना तो इन लोगों को अच्छा से सिखा देता। चलिए जो भी है, क्या कीजिएगा, बदलेगा, टाइम बदलेगा। ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 है, मैंने बता दिया है, भारत, रूस और ब्राज़ील, चाइना और साउथ अफ्रीका। आगे देख लेते हैं। फिर पूछा गया है कि ब्रिक्स में आई का मतलब क्या होता है। तो ब्रिक्स में आई का मतलब होता है इंडिया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स द्वारा NDB का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि नई विकास बैंक, ठीक है। इसमें पूछा गया है ब्रिक्स द्वारा NDB की स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी, जिससे कि निम्नलिखित में से किस योजना को वित्त प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था ढांचागत संरचना और समावेशी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो ये कंट्रीब्यूट कर सके। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर। इसमें पूछा गया है कि ब्रिक्स के कौन सा देश हीरे के उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, या रूस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षेस, अब सार्क शुरू होगा, सार्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए सार्क SAARC, इसको सार्क बोलते हैं, सार्क मछली नहीं, सार्क एक संगठन है, इसमें हमारे 8 देश शामिल हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो है इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे श्री राजीव गांधी जी ने किया था। इसका मुख्यालय मैंने बता ही दिया कहाँ पे है, तो काठमांडू नेपाल में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह ढाका बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। और इसमें भारत सबसे बड़ा सदस्य देश है। चलिए अब शुरू करते हैं। हिंदी में इसको दक्षेस बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसमें पूछा है कि दक्षेस के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 8 है, ठीक है। कितने हैं,
8 है। आगे देखते हैं, फिर पूछा गया है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन यहाँ पे आ जाएगा, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इन्होंने क्या लिखा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। पागल है क्या जी है, हिंदी करना नहीं, मतलब चलिए जो भी है यार, इसी को बोलते हैं ना कि थोड़ा सा भी आदमी मेहनत नहीं करता है सरकारी में घुसने के बाद लाल फीता सही बोला जाता है इसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में। 61 नंबर है, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज, ठीक है, यानी कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अभी मैंने बताया काठमांडू है। काठमांडू कहाँ, किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला है हमारा कि दक्षेस की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी, तो कब हुई थी, 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि दक्षेस के किस सदस्य देश द्वारा वित्तीय दान सर्वाधिक प्रदान किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा देश कौन है, भारत, तो भारत के ही द्वारा दिया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, किस वर्ष दक्षेस का विधि आयोग बनाया गया था, ठीक है, तो दक्षेस का विधि आयोग जो है कब बनाया गया, यह मुझे भी नहीं मालूम है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है दक्षेस का प्रथम महासचिव कौन थे। देखें, एक टॉपिक से 10-12 क्वेश्चन, मतलब किसी टॉपिक को उठाया और पूरा छाप दिया है एकदम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू अल अहसान, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि दक्षेस का महासचिव किस वर्ष स्थापित हुआ, सचिवालय किस वर्ष स्थापित हुआ, सेक्रेटरियल, ठीक है, तो दक्षेस का सेक्रेटरियल भी उसी समय स्थापित होगा जब बना था, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, अब इसमें थोड़ा सा 85 में हुआ था या 87 में, 85 में स्थापना हुआ था, 87 में सेक्रेटरियल बना था, 87 में सेक्रेटरियल बना था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि दक्षेस का निम्न में से कौन सा सदस्य देश नहीं है। भारत है, अफगानिस्तान भी है, मालदीव भी है, इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है। जनरली भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी इसके सदस्य हैं, और इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह नहीं है, ठीक है, थाईलैंड भी नहीं है, कभी कभी थाईलैंड को भी दे देता है। अगला है, दक्षेस के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए, तो देखिए दक्षेस, इसके वर्तमान महासचिव कौन है, ये हैं गुलाम सरवर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 69 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन दक्षेस के स्थापना के मूल उद्देश्य नहीं थे, तो देखिए इसमें जो है इसका मूल उद्देश्य कौन सा नहीं है, आतंकवाद से लड़ना मूल उद्देश्य नहीं था, फिर है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य था, विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मूल उद्देश्य कौन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से सभी मूल उद्देश्य हैं, कोई नहीं होता तब ना टिक लगाते, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशन, जो कि बाद में यूएनओ में कन्वर्ट हो गया, और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्र संघ का विघटन कब हुआ, जब बन गया और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया तब इनका जो है विघटन हो जाता है, ठीक है, और कब होता है, 1946 में, ठीक है, और फिर बाद में इसको यूएनओ के नाम से फिर से खड़ा किया जाता है, 19 अप्रैल 1946 को यह विघटित हो जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था, क्या था राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य, विश्व में शांति स्थापित करना, जो कि नहीं कर पाया था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना डैश के प्रयासों से हुआ, ठीक है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ, वुड्रो विल्सन के प्रयासों से हुआ। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर, अरे यार सॉरी चर्चिल भी है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि विंस्टन चर्चिल और वुड्रो विल्सन दोनों इसमें जो है शामिल थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है राष्ट्र संघ की सदस्यता किस देश ने ली थी, ठीक है, किस देश ने नहीं ली थी, तो अमेरिका ने नहीं लिया था। एक मिनट लाइन कट गया भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैंने बताया ना कि कोई एक टॉपिक उठाते हैं और राष्ट्र संघ तो राष्ट्र संघ चलते रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा 25 क्वेश्चन अच्छा दिया था इन्होंने, जो कि मिक्स दिया था, मतलब ऐसा कोरिया टाइप का बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं इसको। न्यायिक राज महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों न्यायिक राज महत्वपूर्ण है भाई, तो दोस्तों न्यायिक राज महत्वपूर्ण है इनमें से सभी कारणों के कारण।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिएगा। इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन है कि AB आपका जिसे बोलते हैं कि अनुसार न्याय राज की व्याख्या करता है, कौन करता है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 77। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार डैश उपलब्ध है। भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार उपलब्ध है, ठीक है, डैश उपलब्ध है। तो अनुच्छेद 214 से 18 तक उपलब्ध है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 79 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस खंड में मौलिक अधिकार रखे गए हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान के खंड 3 में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं हमारा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक क्या बोलते हैं, मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। क्वेश्चन है प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, मतदान का समान अधिकार होता है और इसमें जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 में पूछा गया है कि समानता, कौन सा समानता का तत्व नहीं है? ठीक है, तो समानता का तत्व इनमें से धन नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में कोई आदमी 5,000 नहीं कमा पाता और कोई 5 लाख भी कमा लेता है, ठीक है। तो समानता किस धन जो है समानता नहीं है। 82 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान स्थापित करता है, क्या स्थापित करता है? समान नागरिकता, सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान हैं, सभी लोग समान नहीं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल, ठीक है। ऑल सिटीजन आर इक्वल, सभी नागरिक समान हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि सही युग्मों की पहचान करें, ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि समानता और स्वतंत्रता, दूसरा है कानून और न्याय। आगे देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अछूत शब्द को डैश द्वारा बदला गया। देखिए दोस्तों, इसको जो है हम लोग दलित बोलते हैं, ठीक है, इसको बदला गया और इसको नाम दिया गया दलित। और इसमें जो है इसको बाद में फिर हम लोग SC भी बोलने लगे, SC शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति। और ST के बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या बहुत कम है। जैसे भारत में हम लोग बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म वाले की संख्या बहुत कम है, तो वो जो है अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, ऑक्सीजन हो सकता है, कल आपके एग्जाम में नाइट्रोजन पूछ दे, ठीक है, और नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन वैश्विक ताप में अधिकतम योगदान देता है? ठीक है, तो वैश्विक ताप में अधिकतम योगदान देता है दोस्तों उद्योग। अगर उद्योग ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग ऑटोमोबाइल टिक लगाइएगा, यानी कि वाहन, जितने भी गाड़ी चलता है। 1 घंटा से बैठा हूँ, सच बता रहा हूँ। चलिए, पढ़ाई लिखाई तो आसान काम है, लेकिन ना दिमाग का दही हो जाता है माथा दर्द करने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है? मैंने बताया, एक तो आपका ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा नाइट्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे एक हमें मिल रहा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। ऑप्शन वाटर वेपर होगा। हाँ यार, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 88 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में महादेशों का घटता क्रम है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वह एशिया में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एशिया के बाद होता है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो अब 2 को मिल लीजिए, 2 फिर 4 किसमें है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम अफ्रीका में होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, UNFCCC का फुल फॉर्म हमें पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण का जो मुद्दा है हमारा, पर्यावरण बदलाव, ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन, उसी के ऊपर यह
संस्था बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा परावैंगनिक किरणों की कौन सी किरण अधिक खतरनाक है। तो देखिए दोस्तों, यूवी जो रे होता है ए बी सी डी जितना भी है, इनमें सबसे ज़्यादा डेंजर होता है अल्ट्रा वायलेट टाइप सी। और इसमें जो है अगर आपका बॉडी में पड़ गया तो बॉडी में क्या हो जाएगा, आपका जो बॉडी में ना स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन GNP यानी कि हरित GNP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एक तरह से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास या समावेशी विकास। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर, इसमें पूछा गया है कि किसी बृहद क्षेत्र में बृहद कालखंड तक सॉरी मांगे, वो जाने हैं डकार लिया था मैंने। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गैस हो गया यार पेट में। क्वेश्चन है कि किसी बृहद क्षेत्र में बृहद कालखंड तक मौसम में परिवर्तन के कुल योग अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, उसको बोलते हैं जलवायु। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर, इसमें पूछा गया है कि शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी इनके जलवायु में परिवर्तन देखी जाती है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, अमृतसर जो है आपका हरियाणा तरफ मिलेगा, पंजाब हरियाणा। ठीक है, तो देखिए इनमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहला बात, इनमें वर्षा का भी अंतर है। ठीक है, दूसरा है जो शिमला है हिमालय के पास है, जबकि अमृतसर में हिमालय नहीं है। ठीक है, शिमला आपका ऊंचाई जगह पे स्थित है, जबकि अमृतसर ऊंचाई जगह पे स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक से अधिक सही है। देखिए इनमें से सभी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा बदला तरीका और पूछा इनमें से एक से अधिक सही है। वाह रे वाह। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी पर जलवायु का परिवर्तन विगत कुछ दशकों से हो रहा है। क्योंकि अल नीनो का प्रभाव है, हाँ, अम्ल वर्षा का भी प्रभाव होता है, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, वैश्विक ताप भी हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा वैश्विक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, टॉपिक भी हमारा वही है, डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि ओजोन निम्नीकरण से घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है? चर्म रोग होता है, अम्ल वर्षा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण होता है। तो ये जो चर्म रोग सबसे ज़्यादा होता है, अम्ल वर्षा भी सेकंड नंबर पे होता है। तो हम लोग डी नंबर सही मारेंगे और भी दोनों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन समग्र संसाधनों का ग्रह्य अनुवंशीय संसाधन है जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमारे चारों ओर घिरी हुई वायु की एक परत है जिसको वायुमंडल कहते हैं, और हमारे चारों ओर घिरी हुई आसपास के जितना भी समस्त संसाधन है, इन सभी को हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द समूह व्यक्त करता है कि कचरा निम्न निस्तारण क्षमता के अनुरूप है। कचरा निस्तारण क्षमता के अनुरूप है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि समावेशी विकास और धारणीय क्षमता दोनों। आगे देखते हैं 98 नंबर, इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था। इसको पहले उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, बाद में 2001 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, एक अलग राज्य बन गया था। ठीक है, थक चुका हूँ यार मैं भी बोलते बोलते। अगला है पर्यावरण और अर्थव्यवस्था है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए एक दूसरे के सुधारक हैं, एक दूसरे के अंतरआश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें से सभी। तो देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें से सभी, इसका राइट आंसर उचित होगा। 100 नंबर, इसमें अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सही युग्मों का चयन करें। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। देखिए A2 मिला हुआ है, A2, हाँ यार A2 मिला हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है, ए नंबर सही है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका, यह हमारा परावैंगनिक किरणों के से क्षय से संबंधित है, यानी कि B4, तो B4 भी हमारा सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा है कि स्किन कैंसर
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पराबैंगनी किरणों से संबंधित है। स्किन कैंसर आपका बेनेज यूज CAS। स्किन कैंसर भी पराबैंगनिक किरणों से ही होता है। तो अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। देखिए इसका राइट आंसर ए को मार दीजिए आप, ठीक है। देखिए कुल मिला के 100 में लगभग मान लीजिए ना कि 90 क्वेश्चन मैं एकदम 100% सही बताऊँगा। यदि गलती भी हुआ होगा, कितनों गलती, फिर भी 10 हुआ होगा, ठीक है। अब आप लोग मैच कर लिए होंगे कितने क्वेश्चन। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जिनका है वो लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, OPEC के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। UNO के बारे में पढ़ लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप यूनिसेफ के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूनिसेफ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड, सॉरी यूनिसेफ इस तरह से होता है। यूनेस्को के बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कल पूछ दे, ठीक है। यूनेस्को हो गया। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लीजिएगा, यूरोपीय संघ यू के बारे में, ठीक है। और क्या पढ़िएगा, IMF के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, बहुत सारा टॉपिक है, कितना बताऊंगा, ठीक है। चलिए जो भी है इतना है क्वेश्चन आपका टोटल। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है जब आप 100 क्वेश्चन एक बार में करते हैं। थैंक यू। अगर आपका किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी काम देगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। बस आपका भाई मास्टर इसी तरह से हांडिया पी के ना बनाए यार क्वेश्चन, नहीं तो फिर करारा हार का सामना करना पड़ेगा। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। और ग्लोबल एंड सिटीजनशिप के बाद आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन। उसका भी मैंने बहुत सारा टॉपिक दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा और 1-2 टॉपिक हैं उसको भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए, आराम से हो जाइए।